मोबाइल का गैर जरूरी इस्तेमाल जो नशे की हद तक हो उसे हम एडिक्शन कहेंगे। इंडिया में ऑन एवरेज हर इंसान तकरीबन 7 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करता है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे टीनेजर्स, जो तकरीबन 9 घंटे और उससे ज्यादा तक का इस्तेमाल कर लेते हैं दिन भर में। एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 80% से ज्यादा लोग 80% से ज्यादा लोग सोने से पहले मोबाइल का यूज करते हैं। इंडिया से बाहर आपका तकरीबन 2.5 घंटे के करीब लोग पर डे बिताता है सोशल मीडिया में, लेकिन इंडिया में अगर ऑन एवरेज हर एक इंसान 7 घंटे तक मोबाइल में बिताता है तो तकरीबन मेरे ख्याल से मुझे लगता है, मतलब ये कोई डेटा मुझे मिला नहीं इसके बारे में, लेकिन सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, जो आम मतलब तजुर्बा है, आम एक्सपीरियंस है जो मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को अपने आसपास। हम सोशल मीडिया में भी अगर देखें तो उसमें भी रील्स पर अगर हम आ जाएं, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम के रील्स हों, फेसबुक के रील्स हो या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, इस पे ज्यादा टाइम बिताते हैं। कि आमतौर पर इंसान 40 मिनट तक 40 से 45 मिनट तक किसी चीज पर फोकस कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान। लेकिन मोबाइल के आने के बाद ये अटेंशन स्पैन काफी हद तक घट गया और इंसान एक चीज में ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। और रीजन यही है कि रील्स देखिए 30 सेकंड 1 मिनट के रील्स हैं, एक रुला देता है, एक हंसा देता है, बस सीरियस बना देता है, इमोशंस चेंज होते रहते हैं, इमोशंस खेलता रहता है, एक तरह से चेंज होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कि इंसान जो है जो कुछ करता है उससे पहले वो सोचता है, यानी सोच पहले आती है, उसके बाद फिर कोई उसका एक्शन होता है। तो अगर हम देखें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से तो हमारे ऊपर मोबाइल का प्रभाव कहें या दुष्प्रभाव कैसा पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप बयान कीजिए। ये कहा जाता है कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए तो टल जाए, आदत नहीं टलती। सबसे पहली बात तो यह है कि ये आदत बन जाती है और वो भी बुरी आदत। दूसरी बात यह है कि जैसे ही हमारे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन किसी लाइक्स का हो, कमेंट्स का हो या फिर किसी मैसेज का हो नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन जब आते हैं हमारे पास तो कभी कभी हमें खुशी मिलती है जब अच्छे नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे किसी अपने प्यारे का मैसेज आ गया या फिर हमने कल सोशल मीडिया में कोई पोस्ट किया था उसमें अच्छा कमेंट आ गया, उसमें लाइक्स आ गए, तो हमारा दिमाग जो है फील गुड हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। और ये जब रिलीज होता है तो आदमी को अच्छा भला लगता है, उसको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए इसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। अच्छा, लेकिन एक टाइम के बाद जब उसे वो लाइक्स नहीं मिल रहे होते हैं या फिर अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं या फिर कोई मैसेज नहीं कर रहा है, उसका दिमाग उसी में लगा रहेगा कि कब डोपामिन रिलीज कर करके हमने दिमाग को ऐसा समझा दिया कि इतना डोपामिन मुझे मिलता रहेगा। फिर इंसान पर ऐसा वक्त आता है कि उसको उदास होना पड़ता है, उस वक्त उसको वो फील गुड हार्मोन मिलता नहीं है, फिर इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि सोशल मीडिया में हम कंपैरिजन करते हैं खुद को दूसरों, सेलिब्रिटी लोग हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है हम उसको देख करके मुतासिर हो जाते हैं और खुद को इन्फेरियर और छोटा समझने लगते हैं कि यार हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, कब हम ऐसा बनेंगे, मतलब खुद को कंपेयर करने लगते हैं उससे। हालांकि सोशल मीडिया की जिंदगी ऐसी है कि कोई अपना दुखी चेहरा जल्दी नहीं दिखाता है, सोशल मीडिया में सब कोई अपना बेस्ट दिखाता है। अगर ऐसा ही होता तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सभी लोग खुश नजर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए खुदकुशी हो रही है वहां पर, बिल्कुल हो रही है, बड़े बड़े एक्टर्स खुदकुशी कर चुके हैं। कभी कभी बुरा वक्त भी आता है तो हम उस बुरा टाइम को एस्केप करने के लिए फिर से मोबाइल में चले जाते हैं और हम लड़ते नहीं है, हालातों से लड़ते नहीं है। अच्छा, अगला सवाल हमारा यह है कि इंसान जो है सोशल एनिमल है, तो सोशली अगर हम देखें तो हम कितने इफेक्ट हो चुके हैं इससे? अभी हम डिजिटल कन्वर्सेशन में फंस चुके हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में फंस चुके हैं। आदमी का मूड एक होता है, सोशल मीडिया में उसको दिखाने के लिए कुछ दूसरा मूड। वर्चुअल वर्ल्ड में एहसासात की तर्जुमानी जिसको कहते हैं नहीं हो पाती है। तो एक्चुअली हमारे टीनेजर्स जो हैं ये साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे गलत वेबसाइट्स हैं उसमें जाकर के वो फंस जाते हैं, वो इकोनॉमिकली और दूसरे एस्पेक्ट से भी वो फंस जाते हैं। तो इसी तरीके से जो फैमिली कनेक्शन है, पहले जो फैमिली कनेक्शन थे हमारे बाप और दादों में, वो हम में शायद उस कदर नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम अपने मोबाइल में घर में भी रहते हुए भी जरूरी औकात में भी हम बहुत ही कम गुफ्तगू करते हैं और फैमिली से दूर हो जाते हैं। मुझे देखकर बड़ा अफसोस होता है कि माँ काम कर रही होती है, बाप बाहर कमा के आ रहा होता है और बेटा बड़े आराम से मोबाइल में बस वही सब स्क्रॉल कर रहा होता है। एक सैड रियलिटी है। माँ चाहती है कि बेटा मुझसे बात करे, शेयर करे अपने प्रॉब्लम्स या अपनी खुशी को, और मैं शेयर करूं। बाप भी यही चाहता है, भाई बहन ये चाहते हैं, लेकिन अभी जो है ऐसा हो नहीं। मोबाइल ने बहुत ही बुरी लत लगा दिया जिसकी वजह से यानी फैमिली को भी दूर बना दिया एक तरह से। फैमिली आपस में करीब रहते हैं
लेकिन मोबाइल ने उसको भी दूर कर फैमिली दिया। के बाहर के लोगों को करीब ला दिया और फैमिली को दूर कर दिया। इस तरीके से सोशली अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, फिजिकल हेल्थ के बारे में अगर हम देखते हैं तो मोबाइल एडिक्शन का असर तो होगा ही इस पर, लेकिन फिजिकल हेल्थ किस तरह से इफेक्ट हो रहा है वो आदमी के बॉडी का ही एक पार्ट है मोबाइल, जिसमें बस सिर्फ खून का परवाह नहीं होता है, खून नहीं बहता है। खून नहीं बहता है बस, वरना ये तो इंसान के बॉडी का पार्ट हो गया है। और सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहता है मोबाइल वो आंखों से, क्योंकि वो देखते रहते हैं स्क्रीन। आंखों से हमेशा देखते रहने की वजह से आपका आई स्ट्रेन बढ़ जाता है और ये आगे चल करके ड्राई आईज, इसी तरीके से आपका हेडेक्स और विजन जो है मुतासिर होता है, मायोपिया का इंसान शिकार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि दूर की चीजें उसको सही से दिखना बंद हो जाता है। मोबाइल ज्यादा यूज करने की वजह से कहा जाता है टेक नेक प्रॉब्लम होता है, यानी कि आपका बैक, नेक और शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नींद के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 80% का कनेक्शन होता है, इसीलिए आंखों से कनेक्शन है और 80% से ज्यादा लोग सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हमारे नींद को सही तरीके से लाने के लिए मेलाटोनिन का बड़ा असर रहता है, काम रहता है, लेकिन मोबाइल की जो नीली रोशनी है, ब्लू लाइट, वो हमारे मेलाटोनिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर देती है, जिसकी वजह से नींद में खलल पैदा होता है। फिर इंसान इंसोम्निया का शिकार होता है, यानी कि उसको अच्छी तरीके से नींद नहीं आती। फिर वो सो भी लेता है तो उसको दिन भर थकान महसूस होती है, उसको थकान का एहसास बहुत से नौजवान इसकी शिकायत करते हैं कि हमको नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है और दिन भर फिर थकान भी महसूस होगा, ये भी एक अलग से प्रॉब्लम है नींद ना आने की वजह से। बच्चे हमारे फ्यूचर के हीरो हैं, एक तरह से वो हमारे जानशीन हैं, हमारे बाद वही गद्दी संभालने वाले हैं। तो मोबाइल ने इन पर कितना कंट्रोल किया हुआ है? जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारा समाज में एक कनेक्शन बन रहा था, बड़ों से कैसे बात करते हैं, फिर नौजवानों से कैसे बात करते हैं, दूसरे बच्चों से कैसे खेलते हैं, ये सब चीजें प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली सीख रहे हैं और वो वर्चुअल वर्ल्ड में सीख रहा है, और वर्चुअल वर्ल्ड में सीख रहा है, इसलिए प्रैक्टिकली इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम लग रहा है, वो अपने समाज को जानता ही नहीं, वो दूसरे समाज का देख रहा है। तो इसी तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, सोचने और समझने की जो सलाहियत है, ये भी उसकी घट जाती है। जैसे बचपन में हम लोग स्टोरी सुनते थे तो राजा के बारे में, रानी के बारे में आमतौर पे स्टोरी यहीं से शुरू होती थी, एक था राजा एक थी रानी। तो जितने बच्चे सुनते थे उनके मन में अलग अलग तस्वीर होती थी, इमेजिन करते थे और अलग अलग तस्वीर बनती थी। 10 बच्चे 10 तरह का इमेजिन कर सकते थे, और अभी डायरेक्ट आप कार्टून में दिखा ही देते हैं, उसको इमेजिन करने का टाइम ही नहीं देते हैं, इमेजिन करने का पावर उसका घट जाता है। इसी तरह बच्चों के एजुकेशन पर भी इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो मोबाइल एजुकेशनल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशनल है, अगर हम उसको सीखें, अगर हम उसका सही से प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। लेकिन उसमें भी हमको पूरा डिपेंड उसमें नहीं होना है। अगर हम पूरा डिपेंड हो जाते हैं एजुकेशनल मैटर्स में भी, तो भी हम नुकसान में पड़ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे एजुकेशनल चीज देखने के लिए भी, फिर भी नोटिफिकेशंस का सिलसिला नहीं रुकेगा, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं से। और वो ऐसा भी, आप ऐसा हम भी कैसे मान सकते हैं कि एक बच्चा है जिसको हम एजुकेशन के लिए पूरा मोबाइल उसको थमा दें, क्या गारंटी है कि वो उस ऐप से हट करके दूसरे ऐप में नहीं जाएगा? कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो इसीलिए बच्चों के एजुकेशनल परफॉर्मेंस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कल के मैट्रिक किए हुए जो स्टूडेंट्स होते थे उनका लेवल क्या होता था, और आज के बिना कोचिंग के एक कदम नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल। और एक प्रॉब्लम है, मतलब जो बच्चों के साथ पेश आती है मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, वो ये है कि एक छोटे एज में ही एक एडिक्शन लग जाता है, और एक छोटे एज में किसी गलत लत का लग जाना, ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही घातक है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हम किस तरह इससे अफेक्ट हो रहे हैं? अनप्रोडक्टिव चीजों में ज्यादा समय बिताना, ये इस्लाम इसको इनकरेज नहीं करता, बल्कि कयामत के दिन तो सवाल भी होने वाला है कि हमने अपना समय कहाँ बिताया। इसके वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि वो मुंह मोड़ लेते हैं वो उन चीजों से जो लघु है, बेकार की चीजें। और कहा जाता है कि अगर इंसान अपने दिमाग को उन चीजों से खाली कर ले जो बेकार की चीजें हैं, तो फिर वो इंसान ज़हीन हो जाएगा, उसकी ज़हानत बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो फराइज हैं, जैसे नमाज किस तरीके से प्रभावित होती है, जैसे अभी अजान हुई, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं ये सोचता हूं कि सिर्फ 5 मिनट और स्क्रॉल करूंगा, 2-4 पोस्ट और पढ़ लेते हैं, लेकिन वो 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाता है, हमें समझ में नहीं आता। बिल्कुल, कुरान पढ़ना, दुआएं पढ़ना, ये भी सारी चीजें मुतासिर। हम इसको अगर 6-7 घंटा डेली अगर टाइम दे दें
तो हम फिर वो बोलते हैं बाकी टाइम नहीं मिलता। जो मुस्तहब चीजें, सिर्फ फराइज ही क्यों, हम हम सोचते पूछते हैं। नौजवानों को पूछते हैं कि आप कुरान वगैरह दुआ वगैरह का एहतमाम करते हैं कि नहीं, तो बोलते हैं टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, लेकिन मोबाइल में फिर आप उसका डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटिंग कंट्रोल में जाकर के देखिए तो 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा बिल्कुल दिखता है ऐसा वहाँ। लग रहा है कि वो जरूरी टाइम है। इसी तरीके से जो आंखों का हिजाब है, हम्म, आंखों का हिजाब मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि इमेजेस और हराम वीडियोस हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं, जिससे हम आंखों का पर्दा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसमें हम फंस जाते हैं, बहुत बड़ा ट्रैप में फंस जाते हैं, वो है आपका हराम रिलेशनशिप। हराम रिलेशनशिप में आजकल के जो टीनेजर्स हैं और यंग एडल्ट्स हैं, वो बड़ी तेजी से गिर जाते हैं, फंस जाते हैं इसमें। और बसा औकात वो किसी एक से जुड़े नहीं रहते हैं, बल्कि एक एक मेल और फीमेल, कई कई मेल और फीमेल अपने ऑपोजिट जेंडर से जुड़े रहते हैं। बताइए। तो हराम रिलेशनशिप में फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बल्कि जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है तकरीबन 90% के आसपास तो हराम रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर हराम रिलेशनशिप में नहीं भी रहते हैं तो गैर महरम से बात तो जरूर हो जाती है किसी न किसी तरह से। अब तो मिजाज ऐसा बन गया है कि जिसका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इधर से ना हो तो उसको मजाक का निशाना बनाया जाता है, और देसी अल्फाज में उसको नल्ला कहा जाता है। नल्ला का। बताइए, मतलब वही बेकार आदमी है। बेकार आदमी, हालांकि उसकी सराहना होनी चाहिए, बिल्कुल उसकी सराहना होनी चाहिए, वो अच्छे काम में है। अच्छे काम में। मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाने का क्या तरीका है? मेरी एक पर्सनल राय है कि जिस तरीके से हम साल भर में रोजा रखते हैं 1 महीना, उसी तरीके से हम हफ्ते में 1 दिन ऐसा मुकर्रर कर लें कि जिसमें हम मोबाइल को छुएंगे नहीं। एकदम। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारे जरूरी कॉल्स रहते हैं जो रिसीव करने पड़ते हैं। तो अगर हम ये ना कर सके तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम मोबाइल के यूजेस को लिमिट कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं कि नोटिफिकेशंस को हम ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इंसान एक किताब में फोकस किया हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, अगर वो सोच भी ले कि मैं मोबाइल ओपन नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय के लिए उसका जो अटेंशन था, उसका जो फोकस था, वो खत्म हो गया। घंटी की वजह से, उस घंटी की पता वजह नहीं से क्या आया होगा, कहाँ से आया वो होगा, घंटी या फिर वाइब्रेशन जो भी हो, उसकी वजह से उसका वो अटेंशन स्पैन टूट जाता, ब्रेक हो जाता है। हाँ, ब्रेक हो जाता है। पढ़ाई के समय तो मेरा मशवरा है कि मोबाइल लाइट कहीं और कर लीजिए, उसका अब उसकी आवाज ना आए, टाइम के लिए घड़ी वगैरह रख दीजिए और घड़ी टाइम उसी से देखिए, मोबाइल से मत देखिए। देखने जाएंगे तो फिर सामने आ जाएगा, फ्लाइट मोड में कर सकते हैं, लेकिन फिर आएगा ना कि कॉल आया है कि नहीं आएगा, उसमें फिक्र हो जाएगी। बहुत बहुत सारे साइलेंट करके आप रख दीजिए एक किनारे में। स्पेशली पढ़ने के समय हम उसको अलग रख सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। मशवरा है। बच्चों के लिए जहां तक इसके यूजेस की बात है, तो उसका जो गार्जियन है, माँ बाप हो या फिर भाई हो, बहन हो, जो भी हो, बच्चे का जो रखवाला हो, उसकी पूरी गार्डिंग होनी चाहिए। आपने कहा कि सीखने की जो चीजें हैं वो मोबाइल से सीखेंगे, लेकिन बच्चे हैं, वो क्या जानते वो हैं नहीं जानते हैं, कि हमको फ्यूचर में ये फायदा देने वाला है, ये फायदा देने वाला है, वो तो समझता ही नहीं। बच्चे को तो सही गलत की तमीज होती तमीज नहीं होती है, तो उसकी जगह पे वो गार्जियन को आना होगा और उसको लिमिट करना होगा उसका यूज, बल्कि ना ही दे तो अच्छा है। उसको क्या जरूरत है मोबाइल की? डिजिटल डिटॉक्स का पालन करना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे जवाब देने में साथ दिया।